जय हिंद। तो स्वागत है आपको आपका पसंदीदा चैनल वीसीआर क्लासेस में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं संघीय व्यवस्था में, देखेंगे संघवाद में चर्चा करते हुए मिलेंगे हम। यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि किसी भी एक भाषा को यदि राष्ट्र का दर्जा मिल जाएगा तो देश कभी भी निरंतर अच्छे राह पे नहीं चल पाएंगे। देश हमारा आपस में अराजकता फैलता रहेगा, देश हमारा आपस में लड़ता रहेगा और ये अंततः ये देश हमारा टूट जाएगा, है ना। देश हमारा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और यही सब चीजों को देखते हुए, जैसे श्रीलंका की तरह यहाँ भारत में भी ना हो जाए, तो इसीलिए भारत में क्या अपनाया गया है, तो भारत में किसी भी प्रकार की जो भाषा है, यदि बात करें तो भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा कहानियों को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन याद रखें हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित कर दिया गया है। आगे याद रखेंगे कि हिंदी के अलावा संविधान में टोटल 21 अन्य भाषाओं को शामिल किया गया है। ये अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये सारे 21 भाषाएं जो है इसे अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। आप याद रखेंगे कि चले आगे बढ़ेंगे कि केंद्र सरकार के पदों के लिए उम्मीदवार संविधान के वर्णित किसी भी भाषा का पद किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई केंद्र सरकार के द्वारा निकाले गए कोई वैकेंसी है, कोई भी पद है, कोई भी नौकरियां हैं, और उस नौकरी पे यदि फुलफिल करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं और उसमें एग्जाम लेने की बारी जब होगी तो एग्जाम आप किसी भी विषय में किसी भी भाषा के रूप में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी भाषा में दे सकते हैं? तो यहाँ पे वर्णित 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, तो इन सारे 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का आप एग्जाम किसी भाषा में भी एग्जाम दे सकते हैं। पेपर आपका किसी भाषा में आप चुन सकते हैं। राज्यों के साथ पास अपनी अपनी राज्य भाषाएं हैं और राज्य अपना जैसे अधिकांश कामकाज इन्हीं भाषाओं में करते हैं। आगे बढ़ेंगे कि केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को उपयोग को ऐसे राजकाज के लिए अनुमति देकर भाषा संबंधित विवादों को सुलझाया है। लिए आप यहाँ पे थोड़ी सी बात को याद रखेंगे कि पहले जब हमारे भारत में राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी तो नहीं रखा गया था, लेकिन संवैधानिक तौर पे यदि देखा जाए तो सभी जगह पे हिंदी भाषा ही इंक्लूड किया गया था और बताया गया था कि इंग्लिश जो भाषा है उसे कुछ दिन के बाद इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन यदि बात करें हम लोग यहाँ पे तमिलनाडु और अन्य प्रकार के जो देश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, ऐसे ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्रों में के जो लोग हैं, इन लोगों ने आंदोलन करने लगा। किसके लिए? हिंदी विरोधी आंदोलन करने लगा। तो जब हिंदी विरोधी आंदोलन जब चलने लगा तो उसके वजह से हिंदी को अंग्रेजी को हटाया नहीं गया, बल्कि अंग्रेजी को बाद तक यानी अभी तक रखा गया है। ठीक है, तो वही कहते हैं ना कि अंग्रेजी को रखा गया क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा देश चाहते हैं कि एक साथ बंधे रहे, अराजकता ना फैले, लड़ाइयाँ ना हो। चले आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य संबंध की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि शासक दल के और नेता संचयी व्यवस्था का किस प्रकार से अनुसरण करते हैं। आगे है 1990 के बाद के दौर में केंद्र में गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई। 1990 के बाद किसकी सरकार की शुरुआत हुई? गठबंधन की सरकार। अब यहाँ पे याद रखेंगे गठबंधन की जो सरकार चली थी, आप यहाँ पे याद रखेंगे 1990 से लेकर 2014 तक यहाँ पे गठबंधन की सरकार थी। यानी कुल मिला के बात करें अप्रॉक्स बात करें तो 24-25 महीने तक साल तक यहाँ पे कैसा हुआ था? भारत में कोई भी पार्टी बहुमत दल के नेता नहीं बना था। तो गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जिसमें एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां साथ मिलकर सरकार बनाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। चले आगे बढ़ेंगे कि इसमें देखेंगे थोड़ा सा आगे की ओर, तो आगे की कहानियों को हम जानेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि इस नई राजनीतिक संस्कृति ने राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने और सत्ता में साझेदारी को बढ़ाया। और इसी प्रकार से यदि हम जाएंगे
थोड़ा सा आगे जनसंख्या में, तो जनसंख्या 2011 की यदि तुलना करें तो 2011 की जनगणना में के अनुसार से भारत में लोग टोटल कितने थे, तो यदि बात करें 1300 से 1300 यानी कुल मिला के यहाँ पे बात करें अलग अलग भाषाएं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज किया गया है। यानी उस समय मातृभाषा के रूप में देखा जाए तो 1300 है लगभग। अब जनगणना 2021 जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई है। यानी जनगणना के अनुसार से देखा जाए तो भाषाएं को देखा जाए तो 121 प्रमुख भाषाओं को देखा गया है। परंतु यहाँ पे यदि बात करें हमारे भारतीय संविधान के, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा और अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। इसका MCQ भी आप लोगों को जल्दी ही इसी चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित सूची में शामिल न होने वाली भाषाओं को गैर अनुसूचित भाषा कहा जाता है। जैसे भारत दुनिया का सबसे अधिक भाषाई विविधता वाला देश है। एक बात ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विविधता यानी भाषाई विविधता वाला कोई देश है तो वो है अपना भारत। ठीक है, गठबंधन। तो गठबंधन के राजनीति के कारण केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को मनमाने ढंग करना कठिन, यानी भंग करना कठिन हो गया है। यानी कि अपने मन पसंद से, यानी कि अपना यदि होता है कि एक तरीके से देखा जाए यदि खुद का पार्टी ही पूरा सरकार बनाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने मन के अनुसार से कभी भी ये क्या कर सकता है, ये भंग कर सकता है ना। लेकिन जब गठबंधन होंगे तो अपने मनमाने ढंग से इसे भंग नहीं कर सकता है। चलें आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा भारत में भाषाई स्थिति क्या है। भारत में भाषाई स्थिति की बात करें तो भारत में कोई भी एक भाषा पूरे देश में बहुमत की ऐसी मातृभाषा नहीं है। हिंदी जो भारत के सबसे बड़ी भाषा है, जिसे केवल 44% लोग अपनी मातृभाषा के रूप में उपयोग करते हैं। यदि बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार से, आंकड़े के अनुसार से हिंदी जानने वाले लोगों वालों की कुल संख्या मातृभाषा और अन्य के रूप में यदि देखा जाए तो 50% से कम है। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी को भी ये अपनी मातृभाषा बताने वालों के अनुपात में देखा जाए तो 0.02% मिले हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत में लगभग 11% अंग्रेजी का इसे उपयोग दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में करते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में थोड़ी सी कहानी को देखें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे संक्षेप में। तो बोले कि भारत में अनेक भाषाएं होने के बावजूद संविधान ने इन सभी भाषाओं का सम्मान और संरक्षण किया है। भाषाई विविधता भारत की एकता की ताकत है और कमजोरी नहीं। यानी कि यदि भाषाई विविधता है, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि हमारे देश यदि भाषाई विविधता होगी तो हमारा देश टूट जाएगा, बट ऐसा नहीं, बल्कि हमारा देश और ज्यादा क्या हुआ, मजबूत हुआ। केंद्र राज्य संबंध के बीच मजबूती और गठबंधन की राजनीति ने संघीय व्यवस्था को अधिक राजनीतिक, लोकतांत्रिक और संतुलित बनाने का काम किया है। भाषाई और ऐसे सम्मान समझौते, साझेदारी और ऐसे बहिष्णुता भारत की पहचान है। चलें फिर आगे बढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन एवं स्थानीय स्वशासन, विकेंद्रीकरण। तो हमने बताया कुछ देर पहले ही कि भारत हमारा जो था पहले एक बात में, यानी कि एक बंधन में बंधा हुआ था। यानी कि एक तरीके से देखा जाए संघीय व्यवस्था तो थी, लेकिन ये संघीय व्यवस्था कैसी संघीय व्यवस्था थी, तो हम कहेंगे कि ये संघीय व्यवस्था 2 स्तर में बांटा हुआ था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन ये राज्य का पुनर्गठन जब होता है तो राज्य के पुनर्गठन होने के बाद जो स्थानीय सरकार के भी अस्तित्व होते हैं। तो वही कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट जो कि नवंबर 1956 को लागू की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेताओं ने भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन के वादा किया था। देश के विभाजन के बाद पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजा जी
जैसे नेताओं को डर था कि भाषाई आधार पर अधिराज्यों का पुनर्गठन किया जाए तो अधिक विभाजन हो जाएगा, यानी कि देश जो होगा वो देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। वास्तविकता में भाषाई आधार पर गठित राज्यों ने भारत की एकता को कमजोर करने के बजाय भारत को और ज्यादा मजबूत करने में मदद की है। बाकी लोगों का ये मानना था कि हमारा जो देश है, हमारा देश यदि भाषाई आधार पर बटेगा तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि इसके ठीक विपरीत हुआ। भाषाई आधार पर जब बटा गया तो हमारा देश कमजोर नहीं, कमजोर होने के बजाय क्या हो गया, तो हमारा देश क्या हो गया, मजबूत हो गया, मजबूत होने में हमारी मदद की। तो भाषाई राज्यों के गठन ने भारत को ऐसे संभावित ऐसे विखंडन ऐसे बचाया, और अन्यथा ये स्थिति एकता भाषा यानी की बात करें 14 से 15 राष्ट्रीय ऐसे हो सकती थी, यानी कि यदि भाषाई आधार पर देखा जाए तो इसमें 14 से 15 राष्ट्र बन सकते थे। भारतीय नागरिक एक साथ दो ऐसे पहचानों के साथ आसानी में जी सकते हैं, जैसे कि अपनी क्षेत्रीय पहचान जैसे कन्नड़, बंगाली, तमिल इत्यादि, और अपनी जैसे भारतीय पहचान, यानी कि ये हम लोग जैसे कहते हैं ना कि आप कहाँ से हैं, तो भारत से, ये भारत हमारा क्या है, हमारा पहचान है, ठीक है, भारत ये हमारा क्या है, हमारा पहचान है। तो स्थानीय स्वशासन एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि भारत जैसे विशाल देश में जहां राज्य एवं आंतरिक विविधताओं से भरा हुआ है, सत्ता को तीसरे स्तर आने की स्थानीय सरकार तक पहुंचना आवश्यक है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहता है, यानी कहने का मतलब है कि सत्ता यानी कि पावर को किससे लेकर, यानी कहें तो पावर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की शक्तियां और राज्य सरकार की शक्तियां, दोनों की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को जब दी जाती है तो ये होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण के पीछे यह बुनियादी सोच है कि अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि यदि हम कहें कि ए नाम का एक गांव है, अब गांव में यदि मान लेते हैं कोई लोग भूखे मर रहा है कि प्यासे मर रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां के रहने वाले लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन वहीं यदि बात करें हमारे पीएम की, तो पीएम क्या हमारे गांव के बारे में जान पाएंगे? सीएम की बात करते हैं, सीएम क्या हमारे गांव के बारे में जान सकते हैं? नहीं। ये लोगों को हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, उनके बारे में समझाते हैं, तो उनके पास उतना भी समय नहीं होता है कि सभी चीजों के बारे में एक एक करके सभी गांव में जा जाके सभी समस्याओं का समाधान कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक स्तर की सरकार को नियोजित करता है, जिसे तीसरे स्तर की सरकार भी कह सकते हैं। तो ये सरकार क्या करता है, ये सरकार स्थानीय स्तर पर रहते हैं और बेहतर ढंग से इसका समाधान करते हैं। आगे है स्थानीय सरकार पर लोगों की ऐसे बेहतर जानकारी होती है कि पैसे कहाँ खर्च करना चाहिए और चीजें को कुशलता से किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि स्थानीय सरकार जो होते हैं उनको भली भांति मालूम होता है कि कहाँ पे तालाब करवाना है, कहाँ पे मेड़ बनवाना है, कहाँ पे खेत बनवाना है, कहाँ पे और कोई काम करवाना है। ये सारा काम किसको मालूम है, तो कहेंगे सर स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं उन्हें इस बात पर बहुत अच्छे से मालूम होती है। तो 1992 के संविधान संशोधन ने स्थानीय शासन को और अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया है। यानी कि याद रखें, तो ये जो है ना 1992 के संविधान संशोधन ने क्या करा है, स्थानीय स्वशासन को बेहतर और मजबूत बनाने का काम किया है। अब स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना और संवैधानिक वैधता है। अब बोला कि निर्वाचन स्वशासी निकायों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े जातियों के लिए सीटें क्या होती है, यहाँ पे सीटें होती है आरक्षित। सीटें क्या होती है, यहाँ पे सीटें होती है आरक्षित, ठीक है। तो आगे हम लोग जानेंगे स्थानीय निकायों। तो स्थानीय निकायों में काम ऐसे कम से कम 1/3 पद महिलाओं का आरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे यदि देखें अलग अलग जगह पे अलग अलग महिलाओं के लिए हर राज्य में
पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि यदि स्थानीय निकायों पे चुनाव करवाते हैं तो वो कौन करवाते हैं? राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं। जबकि हमारा यदि बात करें तो केंद्र स्तर पर जब होता है कोई भी प्रकार के इलेक्शन होता है तो उसको एक स्वतंत्र संस्था होता है, उसे केंद्र चुनाव आयुक्त यानी चुनाव आयुक्त कहते हैं। राज्य सरकार को अपनी राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा ऐसे स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग इसी प्रकार से इसके आगे थोड़ा सा चर्चाएं करेंगे, लेकिन ये चर्चाएं हम लोग करेंगे अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे जानेंगे हम लोग स्थानीय शासन की जो है और विकेंद्रीकरण और नगर भागीदारी कैसी हुई थी, इनके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।